भारतीय विधि एवं संवैधानिक इतिहास। प्रश्न 6वां। भारतीय विधि के इतिहास के पृष्ठभूमि में निम्नलिखित मामलों की विवेचना कीजिए। राजा नंद कुमार का मामला, काशी जूरा मामला, पटना केस। राजा नंद कुमार का मामला। राजा नंद कुमार का बंगाल का प्रभावी ब्राह्मण था। उसका जन्म एक निर्धन परिवार में हुआ था तथा बंगाल के विद्वान श्री शास्त्री जी को देखरेख में उसे शिक्षा प्राप्त हुई थी। राजा नंद कुमार एक असाधारण व्यक्ति था। उसमें संगठन की अद्भुत क्षमता थी, इसलिए स्नेहवश लोग उसे राजा कहते थे। राजा नंद कुमार के मुकदमे का जो 1775 ईस्वी में योजित किया गया था, सीधा संबंध विनिमय अधिनियम के अधीन गठित सुप्रीम कोर्ट तथा गवर्नर जनरल एवं उसकी परिषदों के बीच चल रही खींचतानों से तो था ही, साथ ही इस मुकदमे में गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स तथा सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सर एलिस एब्स की आपस में मित्रता के कारण न्याय प्रशासन में बढ़ती हुई अनियमितताओं का नग्न चित्रण भी मिलता है। इसलिए भारतीय विधि के इतिहास में उस समय की न्याय प्रशासन व्यवस्था के दोषों के संदर्भ में इस बात का महत्व और भी बढ़ता जाता है। मुकदमे के तथ्य। 1773 ईस्वी में विनिमय अधिनियम के पारित होने के पश्चात कलकत्ता के फोर्ट विलियम्स का प्रशासन चलाने के लिए वॉरेन हेस्टिंग्स को प्रथम गवर्नर जनरल के रूप में नियुक्त किया गया था। उसके कार्य में सलाह देने के लिए एक 4 सदस्य की परिषदों को मनोनीत किया गया, किंतु वॉरेन हेस्टिंग्स द्वारा अपने उत्तरदायित्व को ईमानदारी से न चलाने के कारण शीघ्र ही उसके तथा परिषद के बीच मतभेद खड़े हुए। अतः परिषदों के सदस्य उसके प्रत्येक कदम का विरोध करने लगे, जिसके कारण वह परिषद के हाथ की कठपुतली बनकर रह गई। किंतु सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश सर इनसे वॉरेन हेस्टिंग्स का गहरा मित्र था, जिसके कारण सुप्रीम कोर्ट निडर होकर इस देश की प्रजा पर जुल्म करने लगा। इस पृष्ठभूमि में 11 मार्च 1775 ईस्वी में गवर्नर जनरल के व्यवहार से दुखी जनता ने बंगाल के इस प्रभावशाली व्यक्ति राजा नंद कुमार के माध्यम से गवर्नर जनरल की परिषद के सदस्यों के बहुमत के द्वारा प्रेरित किए जाने पर परिषद के समक्ष वॉरेन हेस्टिंग्स के विरुद्ध घूसखोरी तथा भ्रष्टाचार के कुछ आरोप रखे। इसमें एक आरोप यह भी था कि उसने मीर जाफर की बूढ़ी विधवा मुन्नी बेगम से 2.5 लाख रुपए की रिश्वत ली। जब परिषद द्वारा वॉरेन हेस्टिंग्स वे इन आरोपों का स्पष्टीकरण मांगा गया तो वह उत्तेजित हो गया तथा उसने अपना स्पष्टीकरण देने की बजाय निरंकुश होकर परिषद को ही भंग कर दिया। लेकिन इस आदेश की परवाह न करते हुए परिषद ने अपनी कार्यवाही को जारी रखा तथा वॉरेन हेस्टिंग्स को दोषी ठहराए हुए 2.5 लाख रुपए तुरंत सरकारी खजाने में जमा कराने का आदेश दिया। इस घटना के कारण वॉरेन हेस्टिंग्स मन ही मन राजा नंद कुमार से द्वेष मानने लगा था। मौका पाकर उसने 6 मई 1775 को उसके विरुद्ध कलकत्ता में एक व्यापारी मोहन प्रसाद से जालसाजी का एक झूठा मुकदमा कलकत्ता के जस्टिस ऑफ पीस के यहाँ दायर करवाया। आवश्यक प्रशिक्षण के बाद यह मामला अगले दिन पूर्ण प्रशिक्षण के लिए सुप्रीम कोर्ट के पास भेजा दिया। मोहन प्रसाद का आरोप यह था कि नंद कुमार ने 15 जनवरी 1775 को एक जालसाजी करके बुल्कीदास के नाम एक बंधकनामा बनवाया। यह कागज जालसाजी से बनवाया गया था तथा उसके आधार पर गूंगा वसीन
तथा पुरुषोत्तम दास को धोखा दिया गया, जो कि बुलकीदास की वसीयत के निष्पादकता थे। नंद कुमार के विरुद्ध इस बात का प्रशिक्षण सुप्रीम कोर्ट द्वारा 12 जूरियों की मदद से किया गया, जो काफ़ी समय तक चल रहा था। अंत में नंद कुमार को दोषी ठहराए हुए सुप्रीम कोर्ट ने 1728 ईस्वी के अधिनियम के अनुसार उसे दंड दिया जाने की घोषणा की तथा इस निर्णय के विरुद्ध सम्राट परिषद में अपील न करने की आज्ञा देते हुए 5 अगस्त 1775 को फांसी के तख्ते पर चढ़ा दिया गया। निष्कर्ष: जिस प्रकार नंद कुमार का प्रशिक्षण करके उसे जालसाजी के अपराध के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा मृत्यु दंड दिया गया, उस प्रशिक्षण तथा निर्णय की वैधता को विधिक क्षेत्र के विद्वान शंका की दृष्टि से देखते हैं तथा इस प्रशिक्षण को न्यायिक हत्या की संज्ञा देने से नहीं हिचकते, तो राजा नंद कुमार जैसे कितने ही मासूम व्यक्ति अपराधी के रूप में फांसी पर चढ़ाए जाते रहे होंगे। लेकिन इस मामले का विविध के इतिहास में अपना एक विशिष्ट स्थान है, क्योंकि इसके द्वारा एक बहुत बड़े पंड्या का पता चल गया, जिसके पीछे वारेन हेस्टिंग्स तथा इम्पेस की घनिष्ठता काम कर रही थी तथा राजा नंद कुमार को फांसी दिया जाना इसी मित्रता का अनुचित लाभ था। इस तथ्य की पुष्टि श्री बेवरिज ने अपनी पुस्तक राजा नंद कुमार का प्रशिक्षण में लिखे गए निम्नलिखित वाक्यों से की है। अतः यह वाद न्याय प्रशासनिक व्यवस्थाओं के दोषों को न केवल उभार कर सामने लाने में सफल हुआ, बल्कि उसके द्वारा यह स्पष्ट हो गया कि मित्रता निभाने के लिए सुप्रीम कोर्ट जैसे न्याय का मुख्य न्यायाधीश तथा गवर्नर जनरल कितने नीचे गिर सकते हैं। क्योंकि वैसे तो नंद कुमार को जालसाजी के अपराध के लिए दंडित किया गया था, लेकिन वास्तविकता यह थी कि राजा नंद कुमार को हेस्टिंग्स के खिलाफ विद्रोह करने का यह प्रसाद अपने मित्र सर इम्पे के सहयोग से दिया गया। इस प्रशिक्षण की वैधता की पुष्टि में निम्नलिखित तथ्य प्रस्तुत किए जा सकते हैं। पहला, यह कि नंद कुमार के विरुद्ध यह वाद उस दोषारोपण के तुरंत बाद चलाया गया जो उससे वारेन हेस्टिंग्स के विरुद्ध परिषद के सामने लाया था। पॉइंट नंबर दूसरा, यह कि सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश इम्पे वारेन हेस्टिंग्स का व्यक्तिगत मित्र था और नंद कुमार का जिन परिस्थितियों में प्रशिक्षण हुआ उससे यह संदेह उत्पन्न होता है कि उसे वारेन हेस्टिंग्स के क्रोध को भाजना बनना पड़ा। यह कि प्रशिक्षण की प्रक्रिया भी बहुत दोषपूर्ण थी। सुप्रीम कोर्ट के प्रत्येक न्यायाधीशों ने प्रतिज्ञा के साक्ष्यों से इतनी अधिक जिरह की कि वे बेचारे उसकी कठोरता सहन न कर सके तथा प्रतीक्षा का आधार ही समाप्त हो गया। यह कि नंद कुमार को फांसी एक ऐसे अधिनियम के अंतर्गत दी गई थी जो कभी भी कलकत्ता में लागू नहीं था। नंद कुमार को फांसी 1728 ईस्वी के अधिनियम के अधीन दी गई थी, जो केवल इंग्लैंड में ही लागू होता था। यहाँ यह प्रश्न उठता है कि स्वाभाविक है कि ऐसे अधिनियमों को भारत के निवासियों पर भी लागू किया गया माना जा सकता है। इस संबंध में यह तर्क दिया जा सकता है कि यद्यपि भारत में अंग्रेजी विधि का दर्पण 1725 ईस्वी के राजलेख के अधीन मेयर न्यायालयों की स्थापना के साथ हो चुकी थी तथा अंग्रेज विधि इस
देश की परिस्थिति यहाँ के निवासियों की रीति से मेल खाने की सीमा तक उपयुक्त होती थी। इसके बाद ब्रिटिश संसद के द्वारा बनाया गया कोई अधिनियम इस देश में लागू हुआ तब तक नहीं माना जा सकता जब तक कि इस अधिनियम में स्पष्ट घोषणा न कर दी गई हो। चूँकि 1728 ईस्वी के अधिनियम के विषय में कभी भी ऐसा कोई घोषणा नहीं की गई, अतः इसके अधीन नंद कुमार को दंड दिया जाना पूर्णतः अवैध एवं गैर कानूनी था। पॉइंट नंबर 5 यह कि नंद कुमार के विरुद्ध जो आरोप लगाया गया था उसकी घोषणा की तिथि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना से भी कई वर्ष पुरानी थी। इस प्रकार सुप्रीम कोर्ट द्वारा नंद कुमार को एक ऐसे अपराध के लिए दंडित किया जाना जो भूतकालीन था, अंग्रेज विधि के अनुसार न्याय संगत नहीं था। यह कि भारत में प्रचलित हिंदू तथा मुस्लिम विधि में जालसाजी को कभी इतना गंभीर अपराध नहीं माना गया है कि उसके लिए मृत्यु दंड दिया जाए। 1728 ईस्वी के ब्रिटिश अधिनियम के अधीन वह महाअपराध अवश्य ठहराया गया था, परंतु उस देश की व्यवस्थाओं को इस देश में लागू किया जाना ही संदिग्ध था। यह कि नंद कुमार ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए निर्णय के विरुद्ध जब किंग इन काउंसिल में अपील दायर करने के लिए अनुमति चाही तो इसे यह अनुमति नहीं दी गई, जबकि 1774 ईस्वी के अधिनियम में यह व्यवस्था की गई थी कि किसी को फांसी की सजा दिए जाने पर सुप्रीम कोर्ट उस पर सजा के अनुमोदन के लिए अथवा ऐसे मामले में सम्राट से दया प्राप्त करने के लिए सारा मामला सम्राट के भेज सकती थी। परंतु सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अपने इस अधिकार का उपयोग नहीं किया। इसके विपरीत अपने निर्णय के तुरंत बाद नंद कुमार को फांसी पर चढ़ा दिया गया, जिससे इस अधिनियम से आम जनता का विश्वास ही समाप्त हो गया और न्याय की तानाशाही दृष्टिगोचर होने लगी। पॉइंट नंबर 8 यह कि अपराध करते समय नंद कुमार कलकत्ता का निवासी भी नहीं था तथा उस पर एक भारतीय ने वाद योजित किया था, जिसका अंग्रेज विधि के अनुसार सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रशिक्षण किया जाना न केवल उसके क्षेत्राधिकार का अतिक्रमण ही था बल्कि पूर्णतया अवैध भी था। नंद कुमार के प्रशिक्षण के लिए जूरी के सभी सदस्य अंग्रेज थे। इस प्रकार इस तथ्यों से यह पूर्णतः सिद्ध हो जाता है कि इस मामले के निर्णय में न्याय का गला घोट दिया गया। अनेकों विद्वानों ने इस घटना का कड़ा विरोध प्रकट किया। प्रमुख विद्वान बेवरिज ने अपनी पुस्तक राजा नंद कुमार का प्रशिक्षण में निम्नलिखित विचार व्यक्त किए, अर्थात निश्चित ही इम्पे और हेस्टिंग्स के मध्य एक षड्यंत्र रचा गया था, अथवा मई 1775 से पहले नंद कुमार का जालसाजी के लिए प्रशिक्षण क्यों नहीं किया गया। केवल अपने विरुद्ध नंद कुमार द्वारा किए गए दोषारोपण के प्रतिरोध में मोहन प्रसाद के मध्य से हेस्टिंग्स ने यह कांड रचा। इस संबंध में लॉर्ड मैकॉले का कथन है कि कोई भी विवेकयुक्त व्यक्ति इस बात में संदेह नहीं कर सकता कि उसे यह कार्य गवर्नर जनरल हेस्टिंग्स को तुरंत संतुष्ट करने के लिए किया गया, जिसके संबंध में 3-4 वर्ष बाद स्वयं हेस्टिंग्स ने कहा था कि इम्पे एक ऐसा व्यक्ति रहा जिसके बहुत बड़ा आभार मेरे ऊपर है और जिसने एक बार मेरे प्राण, धन, सम्मान और संपत्ति की रक्षा की थी। इतने सशक्त शब्दों में हेस्टिंग्स इम्पे के प्रति क्यों आभारी था,
यह संकेत आवश्यक ही नंद कुमार के वाद के प्रति था, और इसका तात्पर्य यह है कि इम्पे के हेस्टिंगस का समर्थन करने के उद्देश्य से ही नंद कुमार को फांसी पर लटकवा दिया था। बिन बी काशीजूरा का मामला। काशीजूरा बाबू के काशीजूरा के जमींदार राजा सुंदर नारायण को एक बहुत बड़ी रकम उधार दी, जिसके बहुत दिन तक न लौटने पर काशीनाथ बाबू ने सरकार से अपने रुपए वसूलने के लिए मदद करने के लिए कहा, लेकिन इससे वह सफल न हो सका। तो 13 अगस्त 1777 को उससे उक्त जमींदार के ऊपर सुप्रीम कोर्ट में एक वाद योजित कर दिया, जिसमें यह कहा था कि जमींदार ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से राजस्व वसूल करने के लिए नियुक्त है, तथा चूंकि उसने कलकत्ता में धन उधार दिया है, वहीं इसके संबंध में लिखित पढ़त कही है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट को इस मामले को प्रशिक्षण करने का अधिकार है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत ही मामले को अपने हाथ में लेकर जमींदार विरुद्ध परादेश जारी कर दिया तथा उसे 3 लाख रुपए की जमानत पर छोड़ दिया जाने का वारंट जारी कर दिया। जब इस जमींदार को इस कार्यवाही की सूचना मिली तो वह फरार हो गया। इस प्रकार सुप्रीम कोर्ट के परमादेश की तामील न हो सकी। इस समय मिदनापुर के कलेक्टर ने, जिसकी सीमाओं के अंतर्गत उक्त जमींदार मालगुजारी वसूल करने का कार्य करता था, सरकार को इस संबंध में सूचना देते हुए कहा कि इस जमींदार को मालगुजारी वसूल करने से रोका जा सकता है। इस रिपोर्ट पर सरकार ने एडवोकेट जनरल नॉर्थनेल से परामर्श किया। उसने परामर्श दिया कि विनिमय अधिनियम के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट को जमींदारों के कार्यों में हस्तक्षेप करने का क्षेत्राधिकार प्रदान नहीं किया है। अतः काशीजूरा जमींदार को यह निर्देश दे दिया जाना चाहिए कि वह सुप्रीम कोर्ट के आदेश की परवाह न करके उसके सामने उपस्थित न हो। तदनुसार एडवोकेट जनरल की सलाह मानते हुए सरकार ने काशीजूरा के जमींदार को इस संबंध में एक नोटिस दिया और इस आशय की एक आम घोषणा की भी प्रकाशित कर दी कि सभी भूस्वामी तथा जमींदारों को यह सूचित किया जाता है कि वे सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत तब तक नहीं जाते हैं जब तक कि वह कंपनी के कर्मचारी न होने या उन्हें स्वेच्छा से ब्रिटिश सरकार की प्रजा के किसी व्यक्ति के साथ कोई संविदा करके सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत रहना स्वीकार न कर लिया हो। उधर चूंकि सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी की गई याचिका का निष्पादन नहीं हो सका था, अतः सुप्रीम कोर्ट ने इस दिशा में अपना अगला कदम उठाया था तथा 12 नवंबर 1779 को संबंधित जमींदार की संपत्ति को जब्त कर लेने के लिए आदेश दे दिया, जिससे कि वह न्यायालय के सम्मुख आने के लिए मजबूर किया जा सके। इस आदेश को लेकर न्यायालय के शेरिफ ने कुछ सेना काजीजूरा भेजी। जब सरकार को यह सूचना मिली तो उससे भी अपनी एक सैनिक टुकड़ी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के साथ भेजी गई।
सैनिक टुकड़ों को गिरफ्तार करने के लिए काजीजूरा भेज दिया गया तथा सैनिक टुकड़ी सुप्रीम कोर्ट की सैनिक टुकड़ी को गिरफ्तार करके कलकत्ता ले आई, लेकिन बाद में उसे छोड़ दिया गया। बाद में काशीनाथ बाबू ने यह सब होने के पश्चात गवर्नर जनरल तथा उसकी परिषद के सदस्यों के विरुद्ध अनधिकृत प्रवेश का वाद सुप्रीम कोर्ट में योजित कर दिया, जिससे प्रारंभ में वह लोग न्याय के समक्ष उपस्थित हुए, परंतु उन्हें जब यह पता चला कि उन लोगों को एक ऐसे कार्य के लिए न्यायालय बुलाया गया है कि जो उन्हें सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व होने की हैसियत से किया है, तो उन्हें अपने आप को न्यायालय से अनुपस्थित कर लिया तथा न्यायालय को यह सूचना कर दिया कि भविष्य में इस संबंध में उसका कोई भी आदेश वे मानने को तैयार नहीं है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने इसके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की, किंतु मुख्य न्यायाधीश इम्पे ने इतना जरूर कहा कि हालांकि गवर्नर जनरल की परिषदों के सदस्य सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्र अधिकार से परे हैं, परंतु उनकी यह नियुक्ति केवल फौजदारी के मामले में ही है, दीवानी मामलों में नहीं था। विनिमय अधिनियम में उस पूरी प्रक्रिया की चर्चा है जिससे दीवानी मामलों में उनके विरुद्ध कार्यवाही की जा सकती है। अपने निर्णय के अंत में सुप्रीम कोर्ट ने अपने एडवोकेट जनरल नॉर्थ नेलर को इस आधार पर दोषी ठहराते हुए कारावास का दंड दे दिया कि उसने न्यायालय के विरुद्ध सरकार को सलाह दी है कि नेलर की कारावास की अवधि में ही जेल में मृत्यु हो गई तथा इस प्रकार एक निर्दोष व्यक्ति दो बड़ों के बीच विवाद में बलि चढ़ गया। निष्कर्ष: उपरोक्त विवाद के परिणाम स्वरूप जहां सुप्रीम कोर्ट तथा कंपनी के अधिकारियों के बीच क्षेत्राधिकार संबंधी मतभेद चरम सीमा तक पहुंच गया, वहीं सरकार को अपनी मालगुजारी की वसूली की व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाना सपना कठिन हो गया और आर्थिक स्थिति जर्जर हो गई। इस पृष्ठभूमि में ब्रिटिश सरकार को शीघ्र ही कोई ऐसा व्यवस्था करने को मजबूर होना पड़ा जिससे यह मतभेद दूर किया जा सके। पटना केस: शहबाज बेग खां, जो काबुल का रहने वाला था, भारत में नौकरी करने के उद्देश्य से आया था तथा उसने ईस्ट इंडिया कंपनी में सिपाही के रूप में नौकरी की। भाग्य ने उसका साथ दिया तथा उसके पास काफ़ी रुपए जमा हो गए। इसके बाद उसने पटना में बहुत बड़ी संपत्ति बना ली तथा स्थायी रूप से वहीं निवास करने लगा। चूँकि उसके पास कोई संतान नहीं थी, इसलिए उसने काबुल से अपने भतीजे बहादुर बेग को भी अपने पास रहने के लिए बुला लिया। उसकी इच्छा बहादुर बेग को गोद लेने की थी तथा उसे वह अपनी समस्त संपत्ति सौंपना चाहता था, परंतु दिसंबर 1776 ईस्वी में वह अपने पीछे अपनी पत्नी नादिरा बेगम तथा भतीजे बहादुर बेग को छोड़कर मर गया। उसकी मृत्यु के पश्चात उसकी पत्नी तथा भतीजे के बीच उसकी संपत्ति के स्वामित्व को लेकर विवाद खड़ा हुआ। बहादुर बेग अपने मृतकों को मृतक का दत्तक पुत्र घोषित करते हुए संपत्ति को अपनी कहता था, जबकि नादिरा बेग अपने मृतक पति द्वारा लिखे गए एक दान पत्र के आधार पर स्वयं को संपत्ति का स्वामिनी कहती थी। इस विवाद को तय करने के लिए बहादुर बेग ने पटना की प्रादेशिक परिषद के सम्मुख एक वाद आयोजित कर दिया। इस विवाद में रेगुलेटिंग
एक्ट की कमियों प्रकाश में आई। पटना प्रादेशिक परिषद द्वारा की गई कार्यवाही। इस न्यायालय ने इस वाद को निर्णय करने में दोषपूर्ण प्रक्रिया अपनाई। वह आगे चलकर गंभीर मतभेद का आधार बनी। पूर्ण निर्धारित प्रक्रिया दोष यह भी कि ऐसे न्यायालय अपने सहायक स्थानीय विधि अधिकारियों के सहयोग से, जिसमें काजी तथा पंडित होते थे, अपने सम्मुख प्रस्तुत किए हुए विवादों को तय करना चाहिए तथा परंतु उसके विपरीत इन न्यायालयों के न्यायाधीश अपने विधि संबंधी अल्प ज्ञान को छिपाने के लिए तथा अपने व्यक्तिगत व्यापार द्वारा धन कमाने में लगे रहने के कारण न्याय प्रशासन के सभी कार्य अपने सहायक विधि अधिकारी द्वारा ही कराते थे। स्वयं केवल उसके निर्णय की पुष्टि कर दिया करते थे। इस मामले में भी यह प्रक्रिया दोहराई गई तथा न्यायालयों ने बिना सोचे समझे काजी तथा मुफ्ती के पास प्रशिक्षण के लिए मामले को निम्नलिखित निर्देश के साथ भेज दिया गया। यह कि लोग मृतक की समस्त संपत्ति की सूचना तैयार करें। यह कि वह समस्त संपत्ति को एकत्रित करके सील कर दें तथा तीसरा पॉइंट यह कि समस्त उपलब्ध संपत्ति तथा न्याय के अनुसार यह लोग परिषद के सम्मुख पक्षकारों के अंशों को सुनिश्चित करते हुए अपना प्रतिवेदन पेश करें। इसके पश्चात अधिकारिणी विवादित स्थान पर पहुंचे तथा नादिरा बेगम के कथनानुसार वहां पर न केवल उसके साथ अभद्र व्यवहार किया वरन वह बिना कोई पूर्व सूचना दिए उसके जान खजाने में भी घुस गया तथा नादिरा बेग को जबरदस्ती एक कमरे में धकेलकर शेष सारी संपत्ति मकान सील कर बंदी कर दिया। इतना ही नहीं, तथ्यों का पता लगाने के लिए उन्होंने जो प्रक्रिया अपनाई वह भी बहुत दोषपूर्ण थी, क्योंकि साक्षी की साक्ष्य भी उससे उनके घरों पर लिखित प्रश्न के रूप में भेजकर उसके उत्तरों के रूप में प्राप्त कर ली तथा इसी के आधार पर उन्होंने अपनी अंतरिम रिपोर्ट तय की तथा 20 जनवरी 1777 को प्रादेशिक परिषद के समक्ष पेश कर दिया। इस रिपोर्ट का साक्ष्य सार निम्नलिखित था। नादिरा बेगम के नाम में जो दान पत्र उसके मृतक पति द्वारा लिखा हुआ था, बताया जाता है कि वह वास्तव में एक जाली दस्तावेज है तथा यह भी सत्य है कि मृतक द्वारा किसी वैध दत्तक ग्रहण द्वारा बादे बेगम को गोद नहीं लिया गया है, अतः वह विवादित संपत्ति का स्वामी नहीं ठहराया जा सकता है। ऐसी परिस्थितियों में विवादित संपत्ति का बंटवारा मुस्लिम विधि के अनुसार ही करना उचित है, जिसके अनुसार संपत्ति का 1/4 भाग मृतक की पत्नी नादिरा बेगम को तथा शेष भाग मृतक के भाई को दिया जाना चाहिए, क्योंकि मृतक का भाई इस देश से दूर काबुल में रहता है, अतः उसके भाग को उसकी ओर से ग्रहण करने का अधिकार उसके पुत्र बादू बेग को दिया जाना चाहिए। नादिरा बेगम ने कहा कि उसके मृतक पति ने उसे अपनी संपूर्ण संपत्ति का दान कर दिया था। नादिरा बेगम ने यह भी कहा कि बहादुर बेग को दत्तक पुत्र के रूप में उसके
पति ने कोई स्वीकृति प्रदान नहीं की थी, इसलिए उसे उत्तराधिकारी नहीं माना जा सकता। प्रादेशिक परिषद ने बिना उसके औचित्य को विचारे इस रिपोर्ट के आधार पर अपना निर्णय दे दिया, लेकिन इस निर्णय से संतुष्ट न होने के कारण नादिरा बेग ने न केवल उस निर्णय के अंतर्गत स्वयं को दिए गए संपत्ति में से अपने भाग को लेने से इनकार कर दिया, बल्कि इस निर्णय के विरोधारूप वह अपने मकान को भी छोड़कर एक मस्जिद में जा बसी और 4 महीने तक वहीं रही। कंपनी के अधिकारियों अपने निर्णय को नादिरा बेग से मनभावना चाहते थे, इसलिए उन्हें मस्जिद में भी उसे तरह तरह की यातनाएं दी, जिससे परेशान होकर उसने सदर दीवानी अदालत में प्रादेशिक परिषद के इस निर्णय को चुनौती दी, परंतु यह निर्णय भी उसके न्याय प्रदान न कर सका। अंत में नादिरा बेग ने बहादुर बेग तथा कंपनी के अधिकारियों के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में अपने ऊपर दिए गए अनुमोदित व्यवहार तथा संपत्ति को क्षतिग्रस्त करने के लिए 6 लाख रुपए की क्षतिपूर्ति का दावा दायर किया। सुप्रीम कोर्ट द्वारा की गई कार्यवाही। नादिरा बेग की इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत बहादुर बेग तथा कंपनी से संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध एक परमादेश जारी कर दिया, जिसका अर्थ था कि प्रतिवादियों के विरुद्ध जमानती वारंट जारी करना तथा उन्हें न्याय के सम्मुख उपस्थित होने का आदेश देना। प्रतिवादीगण इतनी जमानत नहीं दे सके, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया तथा सुप्रीम कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया गया, लेकिन बाद में सरकार ने अपने अधिकारियों को जमानत देकर छुड़ा लिया, लेकिन बहादुर बेग फिर भी बंदी बन रहा। इस बात की सूचना शुरू होने से पहले बहादुर बेग ने इस न्यायालय के परीक्षण करने के क्षेत्राधिकार को चुनौती थी, क्योंकि वाद के तथ्यों से यह सिद्ध हो चुका था कि बहादुर बेग बिहार के कुछ गांवों की मालगुजारी की वसूली से संबंधित एक किसान है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने उसका परीक्षण करना अपने क्षेत्राधिकार में उचित ठहराया। काजी तथा मुफ्ती को तो सुप्रीम कोर्ट अपनी कंपनी के सेवक होने के कारण अपने क्षेत्राधिकार के अधीन मानता ही था, लेकिन उन्हें बचाव में यह कहा कि प्रादेशिक परिषद द्वारा समस्त विवाद परीक्षण हेतु उन्हें सौंपा गया था तथा उनके आदेश के अधीन अपने कर्तव्यों का पालन निर्धारित विधि के अनुसार किया गया है, अतः वह निर्दोष है। लेकिन इस तर्क को सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना है और कहा कि न्याय प्रशासन का कार्य प्रादेशिक परिषद को स्वयं करना था, न कि अपने सहायक विधि अधिकारियों तथा द्वारा करवाना, क्योंकि यह अधिकार प्रादेशिक परिषद को ही दिया गया था, उसके विरुद्ध अधिकारियों को नहीं। उनका कार्य तो केवल विधि व्यवस्थाओं को प्रदान करना था, किंतु इस मामले में सारा प्रशिक्षण ही परिषद द्वारा इन अधिकारियों के हाथों में सौंप दिया गया तथा उन्हें दोषपूर्ण प्रक्रिया अपनाकर अपनी रिपोर्ट परिषद के सामने रख दी। उसी के आधार पर कंपनी ने अपना निर्णय दे दिया, अतः यह अधिकारी पूर्णतः दोषी है। सुप्रीम कोर्ट ने इस दृष्टिकोण से इस विवाद का परीक्षण किया, जिसके पश्चात अपना निर्णय देते हुए कहा कि न केवल नादिरा बेगम पर कंपनी के इन अधिकारियों द्वारा जुर्म किया गया है, जिससे कि वह उन्हें
रकम रिश्वत के रूप में देती है, बल्कि उनके द्वारा उससे हक में लिखे गए दान पत्र को भी गलत तरीके से असामान्य ठहराया। अतः हमारे विचार में संपूर्ण संपत्ति की स्वामिनी केवल नादिरा बेग ही है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में आगे इस विवाद को तय करने में अपनाई गई प्रक्रियाओं को भी दोषपूर्ण ठहराया तथा वादिनी को प्रतिवादीगण से 3 लाख रुपए क्षतिपूर्ति के रूप में दिलवाया, परंतु चूंकि प्रतिवादीगण इतनी बड़ी धनराशि अदा करने में असमर्थ था, अतः उसे जेल भेज दिया गया। इस योजना के अंतर्गत प्रदेश प्रादेशिक का कार्य यथोचित नीति से नहीं हो रहा था। कानूनों का निर्धारण परिषद का कार्य तथा जो विधि अधिकारियों कर रहे थे, साथ ही काजी और मुफ्ती को भी कानून का ज्ञान नहीं था। उपरोक्त निर्णय के कारण सुप्रीम कोर्ट तथा कंपनी के दीवानी विवादों को निर्णय करने ले न्यायालयों के समक्ष अधिकार प्रश्नों को लेकर मतभेद बढ़ा ही चला गया, जिससे कंपनी का प्रशासन ही एक बार तो ठप सा हो गया। सरकार के मन में सुप्रीम कोर्ट का विरोध बढ़ता ही चला गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट अपने द्वारा उठाए गए कदमों को सार्थकता पर दृष्ट तथा क्योंकि उसका मत था कि इस प्रकार के हस्तक्षेप से दीवानी न्यायिक प्रशासनिक व्यवस्था दोषमुक्त होगी। प्रश्न नंबर 6 खत्म।